जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान की हम बात कर रहे थे तो हमने भारतीय संविधान की जो शासन प्रणाली थी उसमें द्विस्तरीय शासन प्रणाली यानी संघीय सरकार और राज्य सरकार की बात कर ली थी। आज हम उसी शासन प्रणाली के तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने हमारे पिछले कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं या अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको हमारे पिछले वीडियो, आने वाले सभी नए वीडियो जिनमें कुछ ही समय बाद करंट अफेयर्स की भी क्लासेज होने की संभावना है वो भी आपको मिल पाएंगी। दोस्तों, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर प्रोवाइड करवाने की और ये कोशिश हमारी सफल होती भी दिख रही है। जैसा आप सब लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, बस इस प्यार को बनाए रखना और हमारा जो भी काम है उसे आप लाइक करते रहना और इसे शेयर भी करते रहना। आज दोस्तों हम बात करेंगे भारत की त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है। देखिए, ये हो गया आपका पूरा भारत, ये मान लीजिए आप, ठीक है। इसमें एक ये टॉप पे शासन प्रणाली है, एक ये मीडियम शासन प्रणाली है और एक बिल्कुल लोअर। आप इसको हाईएस्ट कह सकते हैं, इसको आप मीडियम कह सकते हैं और इसको लोअर कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कहना चाहें तो आप इसको संघ सरकार कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप राज्य सरकार कह सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। देखिए दोस्तों, स्थानीय सरकार है वो किस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है? वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। किसका है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जब देश में संघ की एक सरकार है, फिर राज्यों की भी सरकारें हैं, फिर भी ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिससे कि हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता हो जाती है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण से बताना चाहता हूं। स्थानीय सरकार का मतलब क्या है? स्थानीय लोगों की एक सरकार होगी। अब अगर आप मान लीजिए आप एक वोटर हैं, ठीक है, एक कोई नेता है बड़ा, वो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी उम्मीदवार, आप उसको नेता नहीं कहेंगे, एक ऐसा उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है लेकिन वो आपके बिल्कुल लोकल क्षेत्र का नहीं है, जहां से आपकी ढाणी से वो बिलोंग नहीं करता। आपने ये मान लिया कि आपकी ढाणी से वो व्यक्ति बिलोंग नहीं करता, तो आपने ये देखा कि मैं उसके चुनाव में भाग लूं या ना लूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। आपने ऐसा सोच लिया, यानी आपकी लोकतंत्र में जो भागीदारी है, क्या है दोस्तों? लोकतंत्र में भागीदारी वो कैसी हो जाएगी? नगण्य हो जाएगी। आपको वोट देने का अधिकार था फिर भी आप वोट नहीं दे रहे। फिर आपने ये देखा कि एक ऐसा चुनाव भी आया पंचायती राज का, जहां पे कि आपकी ढाणी का, आपके मोहल्ले का, आपके गांव का व्यक्ति क्या है? उम्मीदवार है, आपका जान पहचान का है। तो आप क्या करते हैं? आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है? आपकी लोकतंत्र में क्या हुई? भागीदारी सुनिश्चित हो गई, पहली बात, ठीक है। अब ये आपका एक पूरा वृक्ष हो गया। मान लीजिए ये क्या है? आपका वृक्ष है। इस वृक्ष की ये शाखाएं हैं और शाखा या फिर आप कह दीजिए फल हैं, फूल हैं, जो तो क्या हो गया? आपका संघ सरकार। इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो क्या हो गया? राज्य सरकार, या आप इसका तना कह दीजिए। लेकिन जो इसकी रूट्स है, रूट्स क्या है? रूट्स ही तो स्थानीय सरकार है, यानी कि जहां पर लोकतंत्र की जड़ है वो ही क्या है? स्थानीय स्वशासन है। दोस्तों आपने क्या किया? आपने छोटे स्तर पे लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की। आपको पता लगा कि यार मैंने जब छोटे स्तर पे भागीदारी करी है तो राज्य, हमारे स्थानीय जो क्षेत्र है उनका विकास क्या हो रहा है? तीव्र गति से हो रहा है, यानी आपने एक अच्छा उम्मीदवार चुना है। तब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मैं बड़े स्तर पे भी लोकतंत्र में भागीदारी अवश्य करूं, जिससे आप क्या करेंगे? आप एक उचित उम्मीदवार को चुनेंगे। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में भागीदारी जो है वो धीरे धीरे
धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज, जो स्थानीय सरकार है उसको क्या कहा जाता है? पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत। तो ग्राम पंचायत, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था जब नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा था, उससे मैंने आर्टिकल 40 की बात की थी। किसकी बात की थी? आर्टिकल 40 में क्या लिख रहा था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और मैंने यह भी कहा था कि आर्टिकल 40 जो है वो गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। तो गांधी जी का भी यह दर्शन था कि जो शासन है, क्या है? शासन या सरकार, इसकी बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए? बागडोर होनी चाहिए अंतिम व्यक्ति। देखिए गांधी जी का हमेशा टारगेट क्या होता था? अंतिम व्यक्ति। यानी अगर बड़े स्तर पे ये व्यक्ति शासन में भागीदारी नहीं कर पा रहा है तो इसको छोटे स्तर पे आप शासन में भागीदारी अवश्य दें। क्यों? क्योंकि देखिए आप इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो संघ सरकार है, जो राज्य सरकार है, वहां की जो नीतियां होती हैं वो बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठ करके बनती है। लेकिन स्थानीय सरकार क्या है? बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। स्थानीय सरकार क्या होती है? आप और मेरे जैसे लोग होते हैं, सामान्य लोग, वो एक दूसरे के भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, एक दूसरे से मिलके चलते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि यार हाँ वो वार्ड पंच है, वो सरपंच, अरे वो तो मेरे साथ पढ़ा है, वो तो मेरे साथ खेला है। तो उनसे क्या हो गया? उनसे आपका सीधा सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। और यहां पे क्या है कि लोकतंत्र में आपका प्रत्यक्ष संबंध से आपकी भागीदारी हो जाती है। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पंचायती राज की। जो लोकतंत्र की जड़ है वो क्या है? आपका स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। इसके लिए हमने आर्टिकल 40 बनाया। आर्टिकल 40 में लिखा था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। बिल्कुल करेगा। फिर हमने क्या कहा कि जब राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तब क्या करेगा? राज्य करेगा आपके लिए ये गांधीवादी दर्शन से प्रेरित था। इसके अनुसार राज्य ने ग्राम पंचायतों का गठन किया। और कब किया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संविधान संशोधन अधिनियम हम लाए। ये आपके ग्राम पंचायत, ठीक है, और ये आपके नगर पंचायत से। किससे? नगर पंचायत से संबंधित। यानी कि ग्राम जो पंचायत होंगी वो 73वें संविधान संशोधन ने बना दी, नगर पंचायत जो होंगी वो 74वें संविधान संशोधन ने बना दी। अब देखिए क्या हुआ, शुरुआत में हमने ग्राम पंचायत बनाने का सोचा और फिर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हो गया था राजस्थान का, जब राजस्थान का पुनर्गठन 1956 में अंतिम बार हो गया था, तो उसके बाद हमने 2 अक्टूबर को क्या किया? राज्य में किसकी स्थापना कर दी? 2 अक्टूबर 1959 को हमने स्थापना कर दी ग्राम पंचायतों की। और उस समय उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार मतलब स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत तो पहले नंबर पे तो किसने लागू की? आपके राजस्थान ने। और पंचायती राज जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचायती राज। और दूसरे नंबर पे किसने किया? आपके आंध्र प्रदेश ने। तो ये तो बात किसकी हो गई? आपके फैक्चुअल कि पहले नंबर पे पंचायती राज किसने लागू किया? आपके राजस्थान ने। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश ने। अब कुछ हमने बातें कर ली कि स्थानीय सरकार की हमें आवश्यकता क्यों है। तो देखिए अब दोस्तों हम बात कर लेंगे थोड़ी सी इस पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी समितियां इनके प्रावधान बनाने के लिए जुटाई गई, अब इन सब की हम बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों जब भारत का राज्य बन चुका था, संविधान बन चुका था, तो 1957 में एक समिति बनाई गई थी संघ सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा। 1957 में जब नेहरू जी की सरकार थी, उसने एक समिति बनाई। देखिए हमारे सामने टॉपिक है पंचायती राज, और अब बात करेंगे हम इसकी प्रमुख समितियों की। प्रमुख समिति, ठीक है दोस्तों। अब प्रमुख समितियों में भी हम सबसे पहली जो पढ़ेंगे वो है आपके बलवंत राय मेहता समिति। क्या पढ़ेंगे? बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ आपके 1957 में गठन हुआ।
ठीक है। 1957 जनवरी 1957 में गठन। इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी कब आई? 1957 में, लेकिन वो कब आई आपके? नवंबर 1957 में। इसको 1957 की जनवरी कर दीजिए आप। ये इसकी रिपोर्ट आई आपके 1957 के नवंबर में। इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा था? ये कह रहा था कि हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या है? आवश्यकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या की इन्होंने? सिफारिश की। क्या की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने सिफारिश की। और इसको क्या देने की सिफारिश की इन्होंने? स्वायत्तता। क्या देने की सिफारिश की? स्वायत्तता। इन्होंने कहा कि आप देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू कर दीजिए। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कौन से प्रकार का? यही पंचायती राज प्रकार का। और क्या दीजिए उनको? स्वायत्तता दीजिए। क्या दीजिए उनको? स्वायत्तता दीजिए, ताकि वो अपना काम कर सके, जन जो योजनाएं हैं उनमें क्या कर सके? अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ये बात किसने कही? ये बात कही आपके बलवंतराय मेहता समिति ने। अब इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था वही बात, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, कहां पे? राजस्थान में भी कहां? राजस्थान में नागौर में, नागौर राजस्थान में। प्रश्न काफी बार पूछा गया राजस्थान की परीक्षाओं में, तो स्पेशली पूछा जाता है कि राजस्थान में कहां पर पंचायती राज का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया अपने नागौर में पंडित नेहरू, यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा पंचायती राज का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। पंचायती राज का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों। और फिर 1959 में ही, बताया ना मैंने आपको, 1959 में ही आंध्रा में भी, आंध्र प्रदेश में भी, मतलब पहले नंबर पे कौन आया? आपका राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, पंचायती राज को लागू करने वाले पहले 2 राज्य। सबसे पहले कौन सी समिति बनी आपके? बलवंतराय मेहता समिति। कब बनी? 1957 जनवरी में। इसकी रिपोर्ट आई नवंबर 1957 में। इसने जो सिफारिश की, देखिए इसकी जो महत्वपूर्ण सिफारिश है ना, वही अपन देख रहे हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश। बाकी इन्होंने काफी सारी सिफारिशें की थी, ठीक है। और अभी हमारा टॉपिक पंचायती राज है, इनके बारे में कभी और किसी परीक्षा उसमें क्लास में हम देख लेंगे। सिफारिश किसकी करी? आपके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण में भी क्या कहा? कि इनको स्वायत्तता देनी है हमें। फिर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंडित नेहरू के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। और 1959 में आंध्र प्रदेश में भी सेकंड नंबर पे क्या हुआ? पंचायती राज का उद्घाटन। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बलवंतराय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति। मतलब देखिए, इससे जो जुड़ी हुई समितियां हैं ना, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से जो संबंधित है, और बाकी इससे संबंधित सारे अनुच्छेद, इसके जो 29 विषय हैं, उन सब के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है। और पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। और भी अगर आपको देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, ठीक है। और उसके अलावा आप हमें अपनी कोई भी बात बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बात बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप करिए, इस चीज को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आपकी अशोक मेहता समिति। क्या है? अशोक मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, ये कब हुई? आपके दिसंबर 1977 में इसका गठन हुआ। दिसंबर 1977 में गठन। ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट है, क्या है? रिपोर्ट कब आएगी? ये 1978 में आएगी। कब आएगी रिपोर्ट? अगस्त 1978। क्योंकि 77 में तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 77 में तो इसका गठन ही हुआ। इसने क्या किया? देखिए इसकी सिफारिश क्या है। इसने सिफारिश दी इस
द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, पंचायती राज की सिफारिश। देखिए आपकी जो है बलवंत राय अशोक मेहता समिति थी ना, इसने टोटल 132 सिफारिशें दी। मतलब अगर इसकी सिफारिशें ही पढ़ने लग गए तो हमें कम से कम 3 घंटे की क्लास करनी होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का कहा कि एक तो आप बिल्कुल ग्राम स्तर पे, जहां पे ग्राम पंचायतों का गठन हो, ग्राम सभाएं बने, और एक जिला स्तर पे। इसने मध्यम स्तर की पंचायती राज, जो आज हम पंचायत समिति के रूप में देखते हैं, उसके लिए इसने क्या किया, मना कर दिया अशोक मेहता समिति ने। इसके बाद नेक्स्ट आपकी GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति। अब ये जो आपकी GV.K. राव समिति है, ये 1985 में बनी। कब बनी, 1985 में। किसने बनाई इसको, योजना आयोग द्वारा। गठन किसने किया इसका, योजना आयोग द्वारा। और आपको ये तो पता ही होगा कि योजना आयोग को किसने रिप्लेस किया है, कब रिप्लेस किया है, कमेंट में बताएंगे आप। मैंने आपको पहले बता रखा है, इसलिए ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि योजना आयोग को किसने रिप्लेस किया है, कब किया है। दोनों चीजें आप कमेंट में योजना आयोग के साथ क्या नाम से किया है वो आप लिख के बताएंगे मुझे। ये हो गई GV.K. राव समिति, ठीक है। इसके बाद है आपकी LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। अब देखिए LM सिंघवी समिति जो है वो किसने बनाई, वो बनाई 1986 में राजीव गांधी सरकार ने। राजीव गांधी सरकार। देखिए राजीव गांधी भी हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, बहुत बढ़िया समर्थक, प्रणेता भी थे। राजीव गांधी सरकार द्वारा इन्होंने तो बिल भी लाया था स्थानीय स्वशासन से संबंधित, ठीक है। इसने क्या सिफारिश दी, इसने सिफारिश दी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता या दर्जा। देखिए LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही राजीव गांधी सरकार ने क्या किया था, बिल लाया था एक संसद के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट समिति आई आपकी थुंगन समिति। क्या आई, थुंगन समिति। अब थुंगन समिति कब आई आपकी, 1988 में, ठीक है। और एक और समिति है इससे ही संबंधित, BN गाडगिल या गाडगिल समिति। गाडगिल समिति। और गाडगिल समिति किसने बनाई, कब बनी, ये भी 1988 में। तो ये थी आपकी पंचायती राज से संबंधित सभी समितियां। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करेंगे हम सीधे पंचायती राज से संबंधित अधिनियम की। अब हम बात करेंगे आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की, कि वो अधिनियम क्या है, कैसे आया, कब आया, क्यों आया और उसका क्या प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। अब बात सीधी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की, क्योंकि एक्ट तो एक 1992 में बन गया, ठीक है। अस्तित्व में आपके भले ही से 24 अप्रैल 1993 को आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 24 अप्रैल 1993 से लागू या फिर अस्तित्व में आया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या क्या बातें थी, देखिए सबसे बड़ी बात,
एलएम सिंघवी समिति ने एक बात बोली, क्या बोली कि इन जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको क्या दे दीजिए, आप इनको आप संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता दे दीजिए। तो उसके आधार पर राजीव गांधी सरकार संसद में एक बिल लाए, लेकिन वो बिल उस समय पारित नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने ये फिर से एक बार बिल पेश किया और ये बिल तत्कालीन सरकार में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पंचायती राज एक्ट पारित हो ही गया और ये 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ, लागू हो गया। देखिए अब इस अधिनियम के लागू होने का हमें किस प्रकार से फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो हम देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। क्या है इसका महत्व? तो महत्व है कि इससे संविधान में एक नया खंड क्या है, भाग 9। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, उसे क्या नाम दिया गया, पंचायतें। क्या नाम दिया गया इसका, पंचायतें नाम दिया गया। नाम भाग 9 का नाम ही क्या है, पंचायतें। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के भाग 9 का नामकरण है। ऑप्शन में भाग 9 भी था, ऑप्शन में पंचायतें भी था। ठीक है, ऑप्शन में 2 और ऑप्शन थे, एक इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन में देखिए हर व्यक्ति ये सोचेगा कि नाम क्या है इसका, सीधा सीधा भाग 9 होगा, लेकिन नाम क्या दिया गया उसको, पंचायतें नाम दिया गया है भाग 9 को। इसके अलावा एक आर्टिकल बनाया गया 243। क्या आर्टिकल बनाया गया, 243 आर्टिकल में ग्राम पंचायतों की परिभाषा दी गई थी, सॉरी पंचायतों की परिभाषा। और 243 से लेकर के आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ये ओ है दोस्तों, 0 नहीं है, ओ, ये आर्टिकल जोड़ा गया। इसके माध्यम से एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ठीक है, और साथ में इसमें कितने विषय जोड़े गए, 29 विषय। कितने, पूरे 29 विषय। ठीक है, क्वेश्चन आया था आरएएस 2016 में, आरएएस 2016 का ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, पंचायती राज में कितने विषय हैं। आरएएस 2016 में साफ साफ क्वेश्चन था, कितने विषय हैं, 29 विषय है। इसके अलावा कहा गया इसी अधिनियम के तहत कि राज्यों के द्वारा इसे लागू करना अनिवार्य है, इसे लागू करना अनिवार्य बनाया कि पंचायती राज अधिनियम लागू करना अनिवार्य 24 अप्रैल 1993 से। देखिए लागू करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कर दी, 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, यानी अपन कहना चाहें तो 23 अप्रैल 1994 तक क्या करना था इनको, इसे लागू ही करना अनिवार्य बना दिया। ठीक है, ये तो अनिवार्य बात हो गई, राज्य द्वारा इसे लागू करना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें कुछ स्वैच्छिक उपबंध भी जोड़े गए। ये तो अनिवार्य उपबंध था, और स्वैच्छिक उपबंध क्या जोड़े, उपबंधों के लिए कह दिया कि ये चीजें क्या हैं, राज्यों के विवेक पर निर्भर होंगी, राज्यों के विवेक पर निर्भर। मतलब कुछ अनिवार्य थे जो तो क्या कह दिए कि राज्य के द्वारा लागू करना अनिवार्य, और स्वैच्छिक उपबंध कैसे कर दिए, राज्यों के स्वयं विवेक पर उपलब्ध, निर्भर। अब है इसमें नेक्स्ट आपका कि देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर से जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, मतलब इस अधिनियम का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि देश में लोकतंत्र, क्या, देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर, मैंने बताया ना आपको पहले ही, मैंने एक बात बता दी कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। तो देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की संकल्पना,
तैयार करने की संकल्पना। ठीक है दोस्तों, मतलब इसने क्या कहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कि हम देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करेंगे, ऐसी हमारी क्या है संकल्पना है। तो ये बात हो गई आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की कुछ महत्व। अब इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे, तो आपने देख ही लिया होगा एक बार। अब इसकी विशेषताओं की चर्चा, अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी विशेषताएं। अब देखिए विशेषता इसमें क्या है, तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 243A क्या कहता है आपका। ठीक है, देखिए मैंने आपको सभी आर्टिकल्स की सूची अवेलेबल करवा दी है, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं। ये क्या है, 243A है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पीडीएफ का, उसमें सभी आर्टिकल्स और 29 जो विषय है 11वीं अनुसूची के, उनकी सबकी लिस्ट अवेलेबल है। आराम से देखिएगा, पढ़िएगा उसको। बात हो रही है अब ग्राम सभा की। तो जो ग्राम सभा होता है ना, वो क्या होती है कि जो हमारे रजिस्टर्ड, एक गांव स्तर पर जो रजिस्टर्ड क्या होते हैं, जो चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक जो मंडल होता है ना, रजिस्टर्ड निर्वाचक मंडल, उन सबकी जो एक सभा होती है वो क्या कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। मतलब जितने भी लोग उस एक ग्राम सभा या गांव स्तर पे क्या होंगे, रजिस्टर्ड निर्वाचक होंगे। क्या होंगे, रजिस्टर्ड निर्वाचक। उनका मतदाता सूची में क्या होगा, राज्य मतदाता सूची में नाम होगा। और राज्य मतदाता सूची कौन तैयार करता है, राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। तो अब बात कर रहे हैं हम ग्राम सभा की। गांव स्तर, देखिए दोस्तों इसकी परिभाषा यही है कि गांव स्तर पर गठित, गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत, निर्वाचक सूची में पंजीकृत। और ये निर्वाचक सूची कौन तैयार करेगा, आपका राज्य चुनाव आयोग। निर्वाचक सूची में पंजीकृत राज्य विधान मंडल, मतलब जो पंजीकृत क्या है व्यक्ति होते हैं, और राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित शक्ति और कार्यों का क्या इसमें विभाजन होता है। ग्राम सभा के लिए ये हो गया। और इसके लिए जो कार्य और शक्तियां हैं, कार्य व शक्ति किसके, ग्राम सभा के, कौन बनाएगा, राज्य विधान मंडल। कार्य व शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधान मंडल। ये बात तो हो गई आपके, किसकी हो गई, ग्राम सभा की। अब देखिए बात हो रही है ग्राम सभा के बाद की, इसकी क्या होगी, एक त्रिस्तरीय प्रणाली होगी। ग्राम पंचायतों की क्या है, एक त्रिस्तरीय प्रणाली। तो जो त्रिस्तरीय प्रणाली होगी वो क्या कहेगी कि 20 लाख की जनसंख्या के ऊपर, जिस भी राज्य में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है, 20 लाख की जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में, 20 लाख की जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों को ग्राम माध्यमिक व जिला स्तर पर क्या होगा, पंचायतों का गठन अनिवार्य हो जाएगा। पंचायतों का गठन अनिवार्य। किसके लिए हो जाएगा, ये आपके 20 लाख से अधिक की जिसकी भी जनसंख्या होगी उसके लिए ग्राम माध्यमिक व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ग्राम सभा।
स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले। अब होगी बात आपके सदस्य और अध्यक्षों का चुनाव। देखिए किसका होगा, आपके सदस्य और अध्यक्षों का चुनाव। सदस्य प्लस अध्यक्षों का चुनाव किसमें है, आपके आर्टिकल 243C में। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इसके अध्यक्षों का चुनाव कैसे होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो सदस्य सभी प्रकार की ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर की, माध्यमिक स्तर की और आपके जिला स्तर की, इन तीनों स्तरों की जो पंचायतें होंगी इनके सदस्य हमेशा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, किसके द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी जिसको आप अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ये सभी राज्यों में लागू है ये बात, ये किसी एक राज्य के लिए नहीं है। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, और अन्य अध्यक्ष, अन्य अध्यक्षों व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्य विधानमंडल क्या करेगा, उपबंध बना सकेगा या राज्य विधानमंडल कानून बना सकेगा, मतलब कानून बना सकेगा। देखिए दोस्तों, बात यह कहना चाह रहा है कि जैसे पंचायत समिति के सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य जो वार्ड पंच वगैरह होते हैं, उसके अलावा जिला पंचायत के सदस्य पार्षद होते हैं, सब प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, जिसको राजस्थान में, हमारे राजस्थान में क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, उसका भी चुनाव कैसे होगा, सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हो जाएगा। उसके अलावा अन्य अध्यक्ष यानी माध्यमिक स्तर आपके पंचायत समिति का अध्यक्ष जिसको आप प्रधान बोलते हो, और जिला पंचायत का अध्यक्ष जिसको जिला प्रमुख बोलते हो, और इनके उपाध्यक्ष इन तीनों के, ग्राम पंचायत का भी उपाध्यक्ष जो उप सरपंच होता है, उसके अलावा उप प्रधान और उप जिला प्रमुख, इन सबके चुनाव के लिए राज्य विधानमंडल क्या करेगा, कानून बना देगा। अगर राज्य विधानमंडल चाहेगा तो इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन करवा सकता है, और अगर राज्य विधानमंडल चाहेगा तो इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी करवा सकता है। जिस प्रकार राजस्थान में इन सभी के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली ही विकसित की गई है। तो ये आपका आर्टिकल 243C। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे, आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपके सामने कि इसमें सीटों का आरक्षण किस प्रकार होगा। देखिए बहुत अच्छे से इस अधिनियम को बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि अधिनियम केवल टाइम पास के लिए पंचायतों का दर्जा दे दिया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। सीटों का आरक्षण कि भाई सीटें किस प्रकार से आरक्षित की जाएंगी। तो सीटों के आरक्षण में है आपके जो SC ST है उनका तो क्या होगा, SC ST का तो जनसंख्या के अनुपात पे हो जाएगा। पहले तो ये बात कहां लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपके आर्टिकल 243D में। ठीक है, तो SC ST का जनसंख्या अनुपात में, जनसंख्या अनुपात में, ठीक है, महिलाओं को, ये लिखा हुआ है इस अधिनियम में, महिलाओं को, ये तो अनिवार्य है, ये दोनों तो अनिवार्य है, महिलाओं को 1/3 या कहें कि आपका 33% आरक्षण अनिवार्य है,
अब ये महिला SC ST की भी हो सकती है, ये नहीं है कि पहले SC ST का अलग से मिलेगा फिर महिलाओं का आरक्षण, नहीं, अगर महिला SC ST की है तो वो भी इस 1/3 में ही काउंट हो जाएगी। आरक्षण अनिवार्य, महिलाओं को आरक्षण क्या है, अनिवार्य है। और अन्य वर्गों, अब इसमें समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC का आरक्षण, MBC का आरक्षण अगर देना चाहे तो अन्य वर्गों का आरक्षण राज्य विधानमंडल पर निर्भर, राज्य विधानमंडल पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, राज्य विधानमंडल पर निर्भर हो जाएगा अन्य वर्गों का आरक्षण। ये तो हो गया आपके सीटों का आरक्षण। अब जो SC ST का रिजर्वेशन है ना, ये जो रिजर्वेशन है ये किस पर लागू नहीं है, तो ये आरक्षण देखिए, ये है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपका SC ST का जो रिजर्वेशन है तो SC ST आरक्षण कहां पर लागू नहीं है, अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और ये कब व्यवस्था दी गई आपकी, ये व्यवस्था दी गई 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। कह रहा है कि SC ST का जो आरक्षण है ये किस पर लागू नहीं है, आपके अरुणाचल प्रदेश पर। ये बात हो गई आपके 83वें संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सभी जगह लागू है तो आप क्या है सभी के हिसाब से पढ़ जाते हैं, पर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस पर SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं होता। और ये सुविधा, ये जो प्रावधान है कब किया गया था, आपके 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। मतलब इस 2000 से पहले ये वाला जो प्रावधान था ये यहां भी लागू था। समझ रहे हैं दोस्तों आप, तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे हम सीटों के आरक्षण के बाद इनके कार्यकाल की। किसकी बात करेंगे कि भाई पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये तो आपको पता है कि पंचायतों का कार्यकाल सामान्य तौर पर तो कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो पंचायतों का कार्यकाल, अब ये जो कार्यकाल है इसका कहां है उल्लेख, आर्टिकल 243E में। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है आपसे कि कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। कभी भी आप सीधा नहीं कह सकते कि 5 वर्ष ही, क्योंकि बोलने में और लिखने में 2 अलग बातें होती हैं। सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व विघटन होने पर, क्या होने पर, विघटन होने पर नई पंचायत, अब आप सोचिए कि जो 5 वर्ष पर अगर विघटन हो जाएगा तो नई पंचायत कितने समय के लिए बनेगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा कि 5 वर्ष पूर्व विघटन होने पर नई पंचायत कितने समय के लिए बनेगी। नई पंचायत शेष अवधि के लिए, शेष अवधि के लिए होगी, ना कि पुनः 5 वर्ष के लिए। देखिए कितनी अच्छे तरीके से इनको सुरक्षा दी गई है कार्यकाल की, कि अगर आपको 5 वर्ष पूरे नहीं होते तो नई पंचायत ऐसा नहीं है दोबारा 5 वर्ष के लिए बन जाएगी जैसे लोकसभा विधानसभा होते हैं, नहीं, यहां पे केवल और केवल नए कार्यकाल के, बचे हुए कार्यकाल के लिए। मान लीजिए 3 साल में क्या हुआ, किसी का विघटन हो गया, तो अगली जो है वो कितने साल के लिए बनेगी, सिर्फ 2 साल के लिए। और अगर एक और है इसमें प्रावधान, इंपॉर्टेंट प्रावधान है, अगर 6 माह की अवधि ही शेष हो तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं, चुनाव कराना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं।
ठीक है, ये बात हो गई आपके इनके कार्यकाल की। अब हम बात करेंगे इसमें कि आयु सीमा कितनी होती है। ठीक है, तो आयु, कितनी उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? 21 वर्ष। ठीक है, प्रावधान किस बात का है कि 25 वर्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लेकिन 21 वर्ष के व्यक्ति को भी आप अयोग्य ठहरा नहीं सकते। तो इसमें क्या है, 21 वर्ष का व्यक्ति ही क्या करेगा, चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो दूसरा नेक्स्ट है, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न होगा, मतलब इनकी देखो जो अयोग्यता होती है ना, वो भी कौन निर्धारित करेगा? तो इनकी जो अयोग्यता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति ही अयोग्यता संबंधित प्रश्न देखेगा। यह एक इंपॉर्टेंट बात है कि अयोग्यता संबंधी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति ही देखेगा। निर्धारित व्यक्ति देखेगा। ठीक है, अयोग्यता संबंधी प्रश्न कौन देखेगा? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति देखेगा। और ये कहां लिखा हुआ है आपके 243F में लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें क्या होगा, इसमें एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा। क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अब दोस्तों ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति करेगा आपका राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और एक अध्यक्ष इसमें अनिवार्य है। एक अध्यक्ष अनिवार्य। ठीक है, ये तो इसमें जरूरी है। बाकी सदस्य किसके निर्भर पर? राज्यपाल के विवेक पर निर्भर। कितने सदस्य होंगे कौन तय करेगा? राज्यपाल के विवेक पर निर्भर होगा। क्या आपका राज्य निर्वाचन आयोग कौन कहेगा? राज्यपाल के इस पे विवेक पर निर्भर होगा। इसकी सेवा, शर्तें, वेतन, ठीक है, और पदावधि कौन तय करेगा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा ही क्या होंगी? निर्धारित होंगी। ठीक है, कार्य इसका क्या होता है कि राज्य मतदाता सूची तैयार करने का कार्य क्या है? राज्य मतदाता सूची तैयार करना। सूची तैयार करना व स्थानीय शासन के चुनाव करवाना। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्यों लिखा है मैंने कि इसमें पंचायत भी हो जाएंगी और नगर पंचायत भी हो जाएंगी, के चुनाव करवाना। चुनाव करवाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका कार्य। अब इसको हटाना। हटाने के लिए कैसी? HC के जज को हटाने जैसी प्रक्रिया द्वारा। भाई हाईकोर्ट के जज को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा किसको हटाया जाएगा? आपके राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। यह बात हो गई किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब बात आपके जो इनकी शक्तियां और कार्य होंगे इन पंचायतों का, उसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शक्तियां जो होंगी, जो इनके कार्य होंगे, ये किस प्रकार से अपना कार्य करेंगी, क्या क्या इनके पास शक्तियां होंगी, किस प्रकार की शक्तियों का ये प्रयोग कर पाएंगी, ये सब कौन निर्धारित करेगा?
ये करेगा राज्य विधानमंडल। और चूंकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधानमंडल है तो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा कर देगा। ठीक है, तो शक्तियां व कार्य। अब शक्तियां और कार्य तो ये कहां है आपके आर्टिकल 243 जी और एच दोनों में है शक्तियां। ठीक है, और कार्य भी। अब कौन करेगा, तो ये करेगा आपके राज्य विधानमंडल द्वारा क्या होंगे, निर्धारित होंगे। राज्य विधानमंडल ही निर्धारित करेगा कि किस राज्य में स्थानीय सरकारों के पास क्या शक्तियां होंगी, क्या उनके कार्य होंगे। अब नेक्स्ट आपके वित्त आयोग। क्या, वित्त आयोग। जो आपका राज्य वित्त आयोग है, कौन सा आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 243 आई में। ठीक है, इसका भी नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। अब देखिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की क्या आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या करेगा, सिफारिश देगा। सिफारिश किसको देगा, राज्यपाल को। तो राज्य द्वारा वसूले गए कर, राज्य द्वारा कर संग्रहण के वितरण के विषय में सिफारिश देगा। वितरण के विषय में सिफारिश किसको देगा, राज्यपाल को। सिफारिश राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा। ये क्या करता है कि जो आपका राज्य टैक्स कलेक्शन कर रहा है, कर संग्रहण कर रहा है, तो वो कितना पंचायतों में बंटना चाहिए और कितना नगरीय स्वशासन में बंटना चाहिए, इसके लिए क्या करेगा, अपनी संस्तुति देगा, अपनी सिफारिशें देगा। किसको देगा, राज्यपाल को। दूसरा क्या है कि ये पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा। आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा, समीक्षा करेगा। कौन करेगा, आपका राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति राज्यपाल करेगा 243 आई के तहत। और ये जो राज्य के द्वारा टैक्स कलेक्शन होता है उसके वितरण में क्या करेगा, अपनी सिफारिशें देगा कि कितना तो आपके पंचायतों को मिलना चाहिए उसमें से और कितना नगरीय स्वशासन को मिलना चाहिए। ये हो गई आपके किसकी बात, शक्तियां और कार्य और राज्य वित्त आयोग की बात। नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं अब कि इनका जो पंचायतों का क्या है, लेखा अंकेक्षण भी होता है। क्या होता है, पंचायतों का एक लेखा परीक्षण। ठीक है, तो कौन करता है ये राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है, राज्य विधानमंडल। लेखा परीक्षण 243J के तहत। ठीक है, कौन करेगा, आपका राज्य विधानमंडल। यह प्रावधान अनिवार्य है लेकिन राज्य विधानमंडल बताएगा कैसे करवाना है। पंचायतों के खातों की देखरेख करेगा, पंचायतों के खातों की देखरेख करेगा। ये सब चीजें किस पे छोड़ रखी हैं, ये चीजें छोड़ रखी हैं आपके राज्य विधान मंडल पे। ठीक है, और उनके परीक्षण हेतु क्या बनाएगा, कानून। देखरेख और परीक्षण हेतु कानून बनाएगा, कानून बनाएगा। कौन बनाएगा, आपका राज्य विधान मंडल। इसके बाद कुछ जो होती हैं बातें वो किस पे लागू नहीं होती हैं,
ये इंपॉर्टेंट है कि संघीय क्षेत्रों पर लागू न होना, मतलब कुछ प्रावधान क्या है आपके ऐसे हैं जो संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे इसके, तो वो किस में दे रखा है आपके 243L में। इसके अलावा छूट प्राप्त क्षेत्र, मतलब इसके प्रावधानों से किस किस क्षेत्र को छूट प्राप्त है। तो अब छूट प्राप्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनका पहले तो निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कि भाई कौन कौन से क्षेत्र क्या होने चाहिए, छूट प्राप्त होने चाहिए, निर्धारित। ठीक है, आर्टिकल 243M, आर्टिकल 243M के द्वारा ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे जो छूट प्राप्त होंगे, तो उसमें आपके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो आ जाएंगे। कौन कौन सा होगा, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, और प्लस में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। कौन, दार्जिलिंग जिला, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है ना, उसमें क्या है, एक दार्जिलिंग हिल परिषद है, वो ही क्या करती है, वहां का प्रशासन देखती है, इसलिए इसको क्या कर रखा है, इसमें अलग कर रखा है। और नागालैंड, मिजोरम और मेघालय राज्य हैं जिनको क्या कर रखा है, इस अधिनियम से छूट दे रखी है, इस अधिनियम से क्या कर रखी है, छूट दे रखी है। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, पैसा एक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पैसा एक्ट। एक अधिनियम है पैसा अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन एरिया, पंचायतों का जो एरिया होगा, विस्तार कानून, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट कब बनाए, आपके 1996 में। इस कानून को विस्तार कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तार कानून। ठीक है, पैसा एक्ट 1996 विस्तार कानून भी कहते हैं। अब ये कहते हैं कि संसद चाहे तो, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद चाहे तो, मतलब कौन चाहेगा, आपकी संसद चाहे तो इस अधिनियम का, इस अधिनियम का ऐसे अपवादों, ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों एवं इस अधिनियम को ऐसे अपवादों व संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में भी क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, में भी लागू कर सकती है। मतलब जो पैसा अधिनियम 1996 है, पैसा नहीं, पैसा एक्ट 1996 जो है, इसको संसद चाहे तो क्या कर सकती है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। और देखिए जो पैसा एक्ट है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपके, पंचायत एक्सटेंशन
टू शेड्यूल्ड एरिया, टू शेड्यूल्ड एरिया। जो ये पेशा था इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम। अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत विस्तार अधिनियम है ये पेशा एक्ट। अब ये तो बात हो गई, नेक्स्ट बात करेंगे हम इस पेशा, एक बार आप इस पेशा एक्ट का वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पेशा एक्ट के बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 243N की। किसकी बात करेंगे? देखिए एम की बात हो ही गई थी, अब अनुच्छेद 243N क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो पहले से पंचायत और ये लागू थी ना, इनको क्या करेंगे? कंटिन्यू कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंटिन्यू कर लेंगे। 243N, एन क्या कह रहा है आपका कि वर्तमान कानून की निरंतरता, वर्तमान कानून की निरंतरता व पंचायतों का अस्तित्व, पंचायतों का अस्तित्व, ये कह रहा है 243N के तहत कि वर्तमान कानून की निरंतरता व पंचायतों का क्या बना रहेगा? अस्तित्व बना रहेगा। और ये कब से कब तक बना रहेगा? 24 अप्रैल 1993 से 23 अप्रैल 1994 तक। कहने का मतलब क्या था कि जब यह अधिनियम आया उस समय जिस भी कानून के तहत जिस भी राज्य में पंचायती राज लागू था वहां पर 1 साल के लिए क्या है? वही कानून भी लागू रह सकता है और वो पंचायतें भी अस्तित्व में बनी रह सकती हैं, लेकिन इस 1 साल के भीतर भीतर आपको क्या है? इस कानून को लागू करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 243O की। और आर्टिकल 243O क्या कहता है कि जो चुनावी मामले होंगे, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। मतलब आपका आर्टिकल 243O जो बात कह रहा है वो ये है कि इनके जो चुनाव संबंधित मामले हैं ना, उनमें न्यायालय क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पंचायती राज अधिनियम में जो 243O है, इसके द्वारा जो चुनाव के मामले, इन पर कोई भी न्यायालय क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय कर रहा था, बाकी अन्य चुनाव में राज्य उच्च न्यायालय भी कर रहे थे, इसी प्रकार ये इन चुनाव में कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोस्तों, पंचायती राज की हमने बात कर ली है, इस वीडियो में इतना ही है। कोशिश की है कि हर प्रावधान में आपको अच्छे से समझा पाऊं। फिर भी अगर कोई भी चीज की आपको कमी लगती है, सारे अनुच्छेद और 29 के 29 विषय, 29 के 29 विषय जो 11वीं अनुसूची में है, उन सब की PDF डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगेगा वीडियो, आप इसको लाइक जरूर करना, वीडियो पर कमेंट भी करना और जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उनके आंसर भी जरूर देना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घर पर रहना, अच्छे से पढ़ना, कोशिश कर रहे हैं हम आपको बहुत बेहतर देने की, और उसी बेहतर के साथ आप जो हमें सहयोग कर रहे हो, इस सहयोग को बस निरंतर बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।